मित्रों, जय माता दी। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज हम बात करते हैं लाल किताब ग्रामर के एक बहुत ही गूढ़ सूत्र की, जो आपने लाल किताब में एक कविता की पंक्तियों में सुना या पढ़ा होगा। जी हाँ, ये पंक्तियां हैं। नर ग्रह बोलते जुफ्त के घर में, स्त्री बोलते ताक में है, बुध है बोलता 3-6 में, तो पाप नहीं बोलता 2 में है। सुनने में ये सिर्फ 2 लाइनें लगती हैं, लेकिन ये भविष्यवाणी और उपाय की दुनिया में एक बिल्कुल नया दरवाजा खोल देती हैं। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और इस सूत्र को पूरी तरह से समझते हैं। तो किसी भी गहरी बात को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? उसे छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़ देना। तो चलिए हम भी यही करते हैं। एक एक शब्द को पकड़ते हैं और उसका मतलब समझते हैं। जैसे नर ग्रह कौन है, स्त्री ग्रह कौन है, और ये जुफ्त और ताक घर आखिर हैं क्या? तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की। लाल किताब के हिसाब से ग्रह 2 टीमों में बटे हैं। पहली टीम है नर ग्रह की, जिसमें आते हैं बृहस्पति, सूरज और मंगल, और दूसरी टीम है स्त्री ग्रह की, जिसमें है शुक्र और चंद्रमा। ये क्लासिफिकेशन इस पूरे फॉर्मूले की नींव है, तो इसे अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। अच्छा, अब बारी है घरों की। कुंडली के 12 घरों को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है जुफ्त घर। जुफ्त मतलब इवन नंबर्स, तो घर नंबर 2, 4, 6, 8, 10 और 12 हुए जुफ्त घर। और दूसरे हैं ताक घर। ताक मतलब ऑड नंबर्स, यानी घर नंबर 1, 3, 5, 7, 9 और 11। देखिए कितना आसान है। ठीक है, तो हमें नर स्त्री ग्रह पता चल गए और जुफ्त ताक घर भी समझ आ गए। पर इस सूत्र का सबसे मजेदार और रहस्यमयी हिस्सा है ग्रहों का बोलना। मतलब ग्रह कैसे बोल सकते हैं? जब लाल किताब कहती है कि कोई ग्रह बोलता है, तो इसका असली मतलब क्या है? तो इसका जवाब ये है, यहाँ बोलने का मतलब आवाज निकालना नहीं है। इसका मतलब है कि वो ग्रह अपना असर दिखा रहा है, या यूं कहें कि वो उस घर से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए मदद का हाथ बढ़ा रहा है। मतलब वो ग्रह उस घर के उपाय के लिए एक की प्लेयर बन सकता है। इसे और साफ शब्दों में कहें तो बोलने का अर्थ है असर की निशानी देना या हेल्प के लिए आगे आना, यानी वो ग्रह उस घर में मदद के लिए सहायक होगा। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ वही ग्रह उपाय में काम आएगा, लेकिन हाँ, ये सूत्र हमें बताता है कि उस ग्रह को भी हम उपाय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक और तरीका है मदद करने वाले ग्रहों को पहचानने का। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नियम कितना ऑथेंटिक है, तो जान लीजिए, ये लाल किताब 1952 के संस्करण में किसी एक जगह नहीं बल्कि 3 अलग अलग जगहों पर लिखा गया है। पेज 110, 112 और 1051 पर। ये बात खुद बताती है कि ये सिद्धांत कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक बहुत जरूरी बात, ये 2 लाइनें एक तो दृष्टि के चैप्टर में लिखी गई हैं और दूसरी योग बंधन के चैप्टर में। अब जो चीज जहां दी गई है उसका संबंध उसी चैप्टर से होता है। इसका मतलब साफ है कि इस सूत्र को हमें ग्रहों की दृष्टि और उनके आपसी योग के कॉन्टेक्स्ट में ही इस्तेमाल करना है। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं। चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये फॉर्मूला असल में कुंडली पर कैसे काम करता है। पहला केस लेते हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य तीसरे घर में है। अब तीसरा घर क्या है? ताक या जुफ्त। बिल्कुल सही, ये एक ताक यानी ऑड हाउस है। तो हमारा नियम क्या कहता है? ताक घर में स्त्री ग्रह बोलते हैं, तो यहाँ सूर्य की मदद के लिए उसका मित्र स्त्री ग्रह यानी चंद्रमा आगे आएगा। लेकिन शुक्र, जो सूर्य का दुश्मन है, वो यहाँ मदद नहीं करेगा। और देखिए, इसी लॉजिक से लाल किताब का एक बहुत मशहूर उपाय भी समझ आता है। जब सूर्य 7वें घर में होता है, जो कि एक ताक घर है, तो दूध से जुड़े उपाय क्यों बताए जाते हैं? क्योंकि दूध चंद्रमा का है और चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है जो ताक घर में बैठे सूर्य की मदद के लिए बोलता है। तभी तो सूर्य 7 को चंद्रमा की मदद से ठीक किया जाता है। अब सिचुएशन को पलट देते हैं। मान लीजिए चंद्रमा, जो एक स्त्री ग्रह है, छठे घर में बैठा है। छठा घर कौन सा हुआ? जुफ्त यानी इवन हाउस। तो अब नियम के हिसाब से कौन बोलेगा? जी हाँ, नर ग्रह। तो यहाँ चंद्रमा के मित्र नर ग्रह जैसे कि गुरु, सूर्य और मंगल उसकी मदद के लिए आगे आएंगे। एक और क्विक एग्जाम्पल देखते हैं। गुरु यानी बृहस्पति 10वें घर में है। 10वां घर जुफ्त, तो मदद के लिए कौन आएगा? बिल्कुल सही,
गुरु के मित्र नर ग्रह यानी सूर्य और मंगल, यही वो ग्रह है जो यहाँ गुरु की मदद के लिए बोलेंगे। कितना सीधा और सरल है। अब याद है सूत्र की दूसरी लाइन, वो बुध के बारे में थी। देखिए, बुध के लिए एक स्पेशल रूल है, वो सीधा नहीं बल्कि उल्टी दिशा से बोलता है। जब बुध तीसरे घर में हो तो 9वें घर से बोलता है, और जब छठे घर में हो तो 12वें घर से। ये एक जरूरी एक्सेप्शन है, इसे याद रखिएगा। और आखिर में सूत्र का लास्ट पार्ट, ये राहु और केतु के बारे में है। नियम कहता है कि पाप ग्रह खाना नंबर 2 में नहीं बोलते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वो खाना नंबर 2, जो हमारी जमा पूंजी और बचत का घर है, उसे ये ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। ये एक तरह का प्रोटेक्शन है। तो हमने इस पूरे सूत्र को टुकड़ों में समझा, उदाहरण देखे और स्पेशल केसेस भी जान लिए। अब सवाल ये है कि इस नॉलेज को यूज कैसे किया जाए, हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? तो अब सवाल आता है कि इन मददगार ग्रहों का उपाय में इस्तेमाल कैसे करना है। उसके लिए आपको ग्रहफल या राशिफल नियम का उपयोग करना होगा। इसके बारे में मैंने पहले ही ग्रामर प्लेलिस्ट में विस्तार से बताया है कि कैसे उपाय तैयार करते हैं। आप उसे देखकर समझ सकते हैं कि कौन सा ग्रह किसके पक्के घर में जाकर मदद देगा। चलिए, अब आपकी बारी। एक छोटा सा क्विज ये जानने के लिए कि आपने कितना समझा। सवाल ये है कि अगर मंगल, जो एक नर ग्रह है, 5वें घर में हो, जो कि एक ताक घर है, तो इस नियम के हिसाब से कौन से ग्रह उसकी मदद के लिए बोलेंगे? सोचिए और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। उम्मीद है आपको आज की इस चर्चा से कुछ नया और गहरा सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो इस जानकारी को अपने किसी लाल किताब सीखने वाले दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल लाल किताब एस्ट्रोलॉजी एजुकेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में ये भी बताएं कि आपकी कुंडली में किन ग्रहों को मदद की जरूरत है। हैप्पी लर्निंग। जय माता दी।